अपराधी पति, पीड़िता पत्नी, अपराध बलात्कार। पूरा नाम क्या लिखती है? काव्यांजलि पुरुषोत्तम भारती। तुझे खबर नहीं है मगर एक बात सुन ले, आदत खराब कर दी तेरे 2 दिन के प्यार ने। अभी सोना नहीं, हम आ रहे हैं। छोड़ो रवि। मेरे पास ना। मैं काव्या विवेक अग्निहोत्री अपने पति विवेक दामोदर अग्निहोत्री पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाती हूँ। ऐसे नहीं होता है बेटा। पुलिस, कानून, दशा दुर्दशा सब देख तो रही हो। देखो विवेक, हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। देर होने से पहले इस मामले को सुलझा लो। बात समझे बिना बात बढ़ाओगी तो बढ़ जाएगी ना। तो बढ़ा लीजिए। तुम जिस तरह से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहती हो उस तरीके से मिलेगा तुम्हें कुछ? और ऐसे कौन से बड़े दुख से गुजर रही हो? किसी के दुख को जाने बिना उसे छोटा या बड़ा कैसे समझा जा सकता है गीता जी? प्रोफेसर साहब, बिना आग के धुआं नहीं उठता। क्या है, ये हमारे वकालत के पेशे की खासियत भी है और खामी भी है कि हमें झूठ को सच और सच को झूठ बनाना पड़ता है। छलावे को खुशी समझ रहे हो मुनिया? ये जो तुम्हारे जोश की आंधी है, हवा के हल्के झोंके की तरह गुजर जाएगी गलियों से और दड़बों में रहने वाली मुर्गियों तक को पता नहीं चलेगा। हम अपने परिणाम तक पहुँचे ना पहुँचे, आपका अंत अब निश्चित है। दिल के घाव जब रिश्ते हैं तो दिमाग सुन पड़ जाता है। मैं अदालत से सिर्फ इस तरह से न्याय की उम्मीद करती हूँ जिस तरह से हर उस लड़की को आज तक मिलता आया है। लकीरें हाथों की या किस्मत की? एक्चुअली बॉलीवुड मूवी आ रही है लकीरें, जिसकी कास्ट हमारे साथ है और इस फिल्म का जो इन्होंने टाइटल रखा है बड़ा ही अनयूजुअल सा है कि लकीरें। अब ये हाथों की लकीरें हैं या किस्मत की लकीरें, या ये वो लकीरें हैं जो आपकी हद तय करती हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट के साथ में। हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर दुर्गेश जी, दुर्गेश पाठक। हमारे साथ फिल्म की एक्ट्रेस भी हैं विदिता बाघ, और फिल्म के एक्टर एक्चुअली जो इस बार नेगेटिव शेड में है गौरव चोपड़ा। वेलकम टू आवर चैनल सर। समाचार प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द शो, वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल समाचार प्लस टीम टू ऑल ऑफ यू। आपकी जो मूवी है दैट इज़ नॉट कमर्शियल। आप एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा उठा के लाए हैं जिससे पब्लिक रिलेट करती है। पब्लिक में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी सिचुएशन से हर रोज़ गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो हिम्मत नहीं है। तो जिस तरह का इशू आप लेकर आए तो इससे शायद उनको कहीं हिम्मत मिले और वो भी खुद को वहाँ सोसाइटी में अपना एक स्टैंड बना सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं दुर्गेश जी से करूँगी क्योंकि इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। दुर्गेश जी, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, कैसे आपके मन में आया कि मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि अभी तो सब कमर्शलाइज है, सबका वो आइटम सॉन्ग जब तक अच्छा नहीं हो मूवी में तब तक कहते हैं कि पब्लिक जाती नहीं है, और आपने एक नया जो मुद्दा लेकर आया उसके बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल में हमको आमंत्रित किया, बुलाया, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। मुद्दे की बात करें फिल्म के तो मतलब आपको कुछ कहीं से कुछ क्लिक किया, फिर आपने हमें बुलाया कि ठीक है आइए हम बात करते हैं। तो वही जो आपको क्लिक किया वो विषय, वही विषय है। फिर अभी आपसे बातचीत में ये भी पता लगा कि नहीं, आपको लगा कि नहीं ठीक है, ये ज़रूरी भी है, इसको आना भी चाहिए, आपने ही कहा। तो ये जब फिल्म शुरू करी थी, वो काफ़ी पहले शुरू किया था हमने इस फिल्म को। उस समय उतनी सुगबुगाहट या उतनी बातचीत मीडिया में और समाज में नहीं थी इसकी। तब हाँ कहीं कहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। तब अखबारों की, अभी मैं परसों बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे न्यूज़पेपर से उनकी हेडलाइंस में भी आ रहा है कि सरकार नहीं सुन रही है या नहीं बात कर रही है इस मुद्दे पर, ऐसा भी आना शुरू हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था, लगातार नहीं आता था। हाँ, कभी एक न्यूज़ आर्टिकल में हमने देखा था तो वहाँ पर एक छोटी सी खबर थी 4 कॉलम की, तो वहाँ पर ऐसा था कि नहीं फला फला हाई कोर्ट में ऐसा ऐसा एक मुद्दा आया, एक किसी लड़की ने क्लेम किया, किसी महिला ने क्लेम किया कि भाई जैसे समानता का अधिकार है, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वैसे शादीशुदा महिला हो या गैर शादीशुदा, अगर कोई एक तरह का क्राइम हो रहा है
तो उसको समान भाव से देखा जाए, एक तरह के राइट्स के साथ देखा जाए, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि नहीं ठीक है, वो उसका जो जजमेंट है और जो डिमांड है ना, जो पिटिशन में डिमांड करा गया था और जो जजमेंट आया, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, इस पे काम किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आवाज़ कहीं एक आवाज़ तो उठी थी, तो आप मान सकते हैं कि उसी एक आवाज़ की ये आवाज़ है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो चिंगारी थी जिसको हम आगे तक ले जाएंगे, तो लोगों को इसके बारे में हम अवेयर करें हाँ, कि क्या वो एक होना चिंगारी चाहिए। थी और आज हम आपके साथ बैठे हैं, तो अब वो धीरे धीरे आग बनेगी। बिल्कुल बनेगी। विदिता से बात करेंगे। विदिता, आपका जो इस फिल्म में कैरेक्टर है, यू आर अ लॉयर, और आप ऐसी एक महिला को सपोर्ट कर रही हैं, और शायद उसको सपोर्ट करने से पहले आपने उसको जांचा परखा भी होगा कि कहीं वो आगे जाकर के कोर्ट में टूट ना जाए, तो वो भी चेक करना बीइंग अ लॉयर बहुत ज़रूरी होता है। कितना चैलेंजिंग आपका रोल रहा, और आप कितना खुश हैं कि दैट यू आर डिपिक्टिंग योरसेल्फ बाय प्लेइंग दिस रोल? मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। हाँ, लंबे लंबे डायलॉग्स थे, वो मुझे याद करना पड़ा, पर कैरेक्टराइजेशन आप बोलिए या डायलॉग पे काम करना बोलिए, उस पर मुझे मतलब बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि डायलॉग बहुत अच्छे से लिखा गया था। हमारे जो राइटर हैं दिलीप शुक्ला जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे डायलॉग्स लिखे हैं, और इन लोगों ने इतना रिसर्च किया है, सालों साल का रिसर्च है, तो कैरेक्टर एक बना बनाया मुझे मिल गया। तो कैरेक्टर मुझे बस क्या करना था, मुझे डायलॉग्स याद करने थे, अच्छे कपड़े पहनने थे, लॉयर्स जैसे पहनते हैं, और थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस के साथ चलना था, और बाकी अपने आप होता गया। क्योंकि मेरे सारे को एक्टर्स इतने मजे हुए हैं, इतने अच्छे हैं, तो उनके साथ खड़े होते ही पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस मुझ में आती गई। और मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स जो है आशुतोष राणा जी के साथ हैं। वो भले लग सकते हैं देख के कि बहुत इंटिमिडेटिंग है, सामने एक्टर को दबा देते हैं या उनके स्क्रीन टाइम खा जाएंगे, लग सकता है आपको, पर वो बिल्कुल अलग हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। मुझे डर था कि वो रिहर्स करेंगे या नहीं मेरे साथ, उन्होंने काफ़ी टाइम दिए, रिहर्स किए डायलॉग्स मेरे साथ। और गौरव चोपड़ा जी, टिया बाजपेयी, ये सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। अमन वर्मा, हाँ, उनके साथ भी हैं। तो और जो आप मेरे कैरेक्टर की बात करें, गीता विश्वास, हाँ, एक लॉयर का होता है काम कि वो परख लें, जांच परख लें। ऐसे सीन्स भी है फिल्म में, क्योंकि ये जो लड़ाई है सच्चाई के लिए लड़ाई है ना, तो अपने लेवल में चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लड़ेंगे किस बेसिस पे, है ना? मुझे ऐसा लगता है ये वो ऐसा सच है जो, क्योंकि कोर्ट ना सबूत मांगता है। आपके साथ क्या हुआ वो सबूत आप कैसे कोर्ट में दिखाएंगे कि जिस सिचुएशन से वो एक लेडी गुजरती है, वो ऐसा भी होता है कि जैसे किसी के साथ में 8-10 साल तक कंटिन्यूसली ये चीज चली, बीच में एक गैप आ गया, अलग हो गया कुछ, और उसके बाद में पुलिस का तो ये होता है कि मेडिकल करवाइए, तो जब तक तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, वो उसको कैसे प्रूव करें? तो कितना मतलब चैलेंजिंग रहता होगा एक लॉयर के लिए। आपकी फिल्म में क्या कुछ ऐसा था? ये तो पूरे फिल्म की कहानी आप मुझसे निकलवा लेंगे, पर जब भी होता है प्रूफ, देखिए छोटे मोटे जो फोर्सफुल जो इंटरकोर्स होता है, अगर कंसेंट नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत चोट आते हैं, है ना, प्राइवेट पार्ट्स में चोट होते हैं, और उससे ज़्यादा प्राइवेट पार्ट का चोट तो शायद कुछ हद तक छुपाया भी, मतलब हाँ, मेंटल हैरेसमेंट जो है आप बहुत दिनों तक आप छुपा के नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं वो बाहर आता है। वो आउटलेट क्या है, वो या तो अपने पति पे भड़केगी, या ससुराल वालों में किसी और पे भड़केगी, या अपने बच्चों पे वो गुस्सा निकालेगी। हाँ, ये नहीं छुपाया जा सकता। चलिए, थैंक यू। गौरव से बात करते हैं। गौरव, आपका रोल, आप जब आए थे हमारे ऑफिस, मैं तब से कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, मैं मेरे शो में भी बोलूंगी आपका ऐसा रोल एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड बट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, एंड आई हैव सीन द ट्रेलर, कमेंडेबल जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। और
कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, इन्होंने कहा, दिलीप शुक्ला साहब ने फिल्म लिखी थी, उन्होंने बुलाया था एक नरेशन के लिए, वहाँ हम गए, हमने सुना। वो बहुत मजे हुए और बहुत इज्जतदार राइटर हैं, इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज फिल्में दी हैं उन्होंने। इससे पहले रेप और कोर्ट रूम को लेकर वो एक बहुत लेजेंडरी फिल्म बना चुके हैं कॉल्ड दामिनी। अब ये वही दोबारा वही राइटर जब कुछ अरसे के बाद उस सब्जेक्ट या उससे मिलते जुलते सब्जेक्ट पर दोबारा कुछ अटेम्प्ट करता है, तो ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट दैट वो दोबारा इस किस्म का कुछ एक टच कर रहे हैं टॉपिक। एंड उन्होंने मुझे जब इस कैरेक्टर का नरेशन दिया तो बहुत जूस था उसके डायलॉग्स में, उसके अलग अलग लेयर्स और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल अच्छा या बिल्कुल बुरा ऐसा नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको उसकी इस कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास भी होगा और आपको इंजॉयबल भी लगेगा देखने में, बिकॉज ही इज़ नॉट अ वेरी ईजीली प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर लाइक दैट। और ये कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी मज़ेदार और चैलेंजिंग लगी सुनकर। मुझे ये भी समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, क्योंकि जिस किस्म का एक पर्सनैलिटी या ऑरा या उसका पर्सोना चाहिए था ऑन स्क्रीन, वो मैं समझा। पर मुद्दा फिल्म का कुछ ऐसा था कि मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये सोचना चाहता था कि ये समझना चाहता था या आंकना चाहता था कि ये फिल्म कितनी सिंसियरली बनाई जा रही है, क्योंकि इस किस्म के मुद्दे पर अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक फिल्म बना लें तो वो बहुत ही झूठी लग सकती है, वो बहुत ही इस किस्म के सीरियस टॉपिक का फ़ायदा उठाना लग सकता है। पर जैसे ही मैंने उनसे स्क्रिप्ट मांगी, थोड़े और सीन पढ़े, थोड़ा दुर्गेश सर से मिला, उनकी भी बैकग्राउंड समझी, मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, ये जेन्युइनली इस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक को बाहर लाने का एक मुद्दा है। इसको आप एक सड़क पे बैठे हुए हम कोई मोर्चा कर रहे हैं, कुछ एक लेकर बैनर लेकर बैठे हैं, आप वो भी समझ सकते हैं इसको। तो मुझे लगा अरे वाह, मतलब अगर इस मुद्दे पर मैं अग्री करता हूँ एज अ मैन, मुझे लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में होना चाहिए कुछ अभी, तो फिर जब कोई आदमी इस बात का मुद्दा उठा रहा है तो मुझे उस आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाना चाहिए, मुझे ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहिए। एज अ कैरेक्टर चैलेंजिंग है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे ऐसा भी कह सकते हैं, वैसा भी कह सकते हैं। आपकी तरह हो सकता है कुछ लोग शॉक हो, सरप्राइज हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगे कि मैंने कुछ बहुत डिफरेंट ट्राई किया, कुछ लोगों को हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। बट मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ही जो अग्री करते हैं, अगर वो ही अपनी आवाज़ इस किस्म की आवाज़ में नहीं मिलाएंगे तो उसकी गूंज आगे तक कैसे जाएगी। वो बहुत सारी आवाज़ें मिलेंगी तो गूंज आगे पहुंचेगी। इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। और फिल्म का पूरा पर्पस ही है, हम कोई सोल्यूशन आप पर नहीं थोप रहे, ना आप पर, ना लॉ पर, ना समाज पर। बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत बैलेंस्ड वे में हम आपको बताते हैं कि इस किस्म की तकलीफ है, उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। अभी कोई उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा, चलो आप बात करना शुरू करें। और उस एक्नॉलेजमेंट के बाद जब चर्चा होगी, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू निकल कर आएंगे, एक आदमी कुछ कहेगा, एक आदमी कुछ कहेगा, तो शायद हम किसी एक ऐसे बैलेंस्ड निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जहां पर कोई एक लॉ बन सकेगा। सर को बहुत लंबा टाइम लग गया इस फिल्म को बनाने में, तो दो पहलू हैं। या तो हमें इसकी रिसर्च इतनी ज़्यादा अच्छे से करनी थी कि जब हम इसको स्क्रीन पे दिखाएं तो जो मैसेज हमने सोच करके इस फिल्म को शुरू किया वो जनता तक पहुंचाए, या फिर हमें डायरेक्शन में या फिर कास्टिंग में किस चीज़ में डिले हो गई थी जो ये वक्त लगा? नहीं, आई थिंक एक तो ये सबसे जो जिम्मेदारी वाली बात तो आपने खुद ही कह दी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी कह देना, बहुत अफरा तफरी में कह देना, एक तो गैर जिम्मेदाराना हरकत हो जाता। अब वो चाहे उसमें कास्टिंग हो, चाहे वो प्रोड्यूसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, प्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वो सारे उससे जुड़ा हुआ है। अगर उसमें से कोई भी एक छोटी सी चीज़, क्योंकि फिल्म का जो कोर होता है वो मिजान से होता है, उसमें सब कुछ शामिल होता है ना, तो पूरा का पूरा मिजान से गड़बड़ हो जाएगा अगर उसमें से कुछ भी, चाहे वो डिले होना तो ठीक है। इस फिल्म के साथ देखिए, अभी पहले तो कोई आवाज़ नहीं थी, अब इस समय तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समाज, नेता सभी बात कर रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बात करवाना चाहते हैं, कुछ के लिए बात कर रहे हैं। अब वो जिसके लिए बात कर रहे हैं
उस तक कितना लाभ पहुंचेगा मुझे नहीं पता, उसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते। हाँ, हम लोग जो है, एक देखा जाए तो सिनेमा एक मीडियम है, प्लेटफॉर्म है लोगों को, एक मीडियम है उससे जो जोड़ने की। लोगों तक पहुंचा सकता है। अब इस सिनेमा को बनाने के बाद मीडिया की जिम्मेदारी है, मतलब आपकी है कि आप सभी लोगों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये सब्जेक्ट है कोई, अगर ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे तो शायद नहीं, लेकिन अगर एक विषय देखेंगे तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि इसको लोगों तक पहुंचाएं, बताएं, अपने न्यूज़ में, अपने किसी टाइम स्लॉट में इस तरह के आप देखें कि इस तरह के समाज में जो महिलाएं काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, या पुरुष काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, कुछ संगठन, उनसे भी बात करें कि इस पर क्या इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, या तो वो फिर तय करेंगे कि नहीं साहब कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि कानून आना चाहिए, मैंने तो देखा है, फेस किया है, ऐसे लोगों से मिले भी हैं हम, वो कितनी उनके बात में सच्चाई है वो कोर्ट तक पहुंच गई, उनको वहाँ से नहीं मिला कुछ सॉल्यूशन, इसके भी प्रमाण हैं। चलिए फिल्म मेकिंग की बात की है तो हाँ जी, जो बात वो हाँ, politely नहीं कह रहे, जो मैं ज़रूर कह दूं, एक नॉन कमर्शियल फिल्म बनाना, इस किस्म के मुद्दे पर बनाना आसान नहीं है। आपको सपोर्ट कम मिलती है क्योंकि लोगों को उसमें बिजनेस रिटर्न्स कम दिखते हैं। ये इनकी ब्रेवरी और ऑनेस्टी है कि ये लगे रहे और ये बनाते रहे, और उसी के चलते हमको जब मौका मिला हम सपोर्ट कर सकते थे, हमने किया। बट वो इट इज़ डिफ़िकल्ट, और ये कमेंडेबल सी बात है जो वो अपनी ह्यूमिलिटी में नहीं कहते कि पहली बार एक आदमी एक फिल्म बना रहा है, उसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, वो बम्बई से नहीं है, उसके वहाँ कोई सपोर्ट करने वाली कोई 15 दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, सेल्फ मेड मैन जी। तो वो एक सेंसिटिव इशू के ऊपर फिल्म बना रहा है, और उस इशू में लोगों को बिजनेस रिटर्न्स नहीं दिखते, उनको लगता है लोगों को इसमें एंटरटेनमेंट नहीं दिखेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन तो इसमें मैं एक बात कहूँगा, ऐड करूँगा कि फिर कुछ लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने हेल्प किया, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि जो यहाँ पर 2-4 बॉलीवुड में 2-4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सीधा प्रोड्यूसर के लिए प्लीज बताएं, इसलिए हमने लेपल भी आज 2 लगाए हैं। आप प्रोड्यूसर का भी तो रोल कुछ हमारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जैसे दिनेश कुमार जी, वो जब हमारी फिल्म कंप्लीशन को जा रही थी, कंप्लीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने मुद्दा सुना, इवन फिल्म का जो हिस्सा था बना हुआ उसको प्रीव्यू किया, तो उनको कहा कि है तो ये इम्पोर्टेंट ऐसा लग रहा था। वो भी आदमी हैं, मेल हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को दिखा के नहीं पूछा, उनको लगा। तो मुझे लगा कि ऐसा, उसके पहले नवल किशोर टंडन जी, वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, इस तरह के लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया इस फिल्म को। सर, आप फिल्म मेकिंग की बात की थी, जिस तरीके से अभी गौरव ने भी बताया कि सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में नहीं मिलता, तो मैं ये चाह रही थी कि आपकी फिल्म में ऐसे भी बहुत से सीन्स होंगे, तो आपने पब्लिक के साथ में कभी करे होंगे, तो वहाँ पे क्या ये बहुत इजी था कि इस तरह के विषय पे वो लोग आपको सपोर्ट पे उस वक्त आपकी शूट में हिस्सा बने हो? जाहिर सी बात है, बहुत सारी महिलाओं ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, वो हिस्सा भी बने। हाँ, फिल्म के दौरान ऐसा था कि फिल्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा जितना भी होता है, चाहे वो क्राउड हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो शूटिंग इक्विपमेंट हो, वो तो अरेंज और मैनेज होता है ना। उसमें पब्लिक को क्राउड बनने के लिए नहीं रखा जाता, वो तो कंट्रोल्ड रहता है कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी आए, जैसे इसमें बहुत सारे वकीलों का संगठन खुद से शामिल होकर के क्राउड की तरह काम किया है, उनका सपोर्ट था। कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, जैसे वहाँ पर मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक चैनल पर बैठ के दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, वो एथिक्स मुझे पता है। तो वो चैनल ने कहा कि ठीक है, आपको ये चैनल में शूट करना है, आप हमारे चैनल में शूट करिए। उन्होंने बिना कोई डिमांड किए हमको सपोर्ट किया, खुद खड़े रहे। यूपी गवर्नमेंट को थैंक्स कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने शूटिंग के लिए हमको फ्री परमिशंस दी, हम शूट कर पाए, अयोध्या जैसी जगह पे शूट कर पाए। जिस समय हमने अयोध्या में शूट किया उससे पहले अयोध्या में शूटिंग नहीं होती थी, उसके बाद लगातार शुरू हो गई, तो कई बार कुछ अच्छे काम हो जाते हैं आपके हाथ से, ये भी हुआ है। थैंक यू। शूटिंग की बात करते हैं, टॉपिक तो बहुत सेंसिटिव है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की जब मूवी हम शूट कर रहे हैं तो मस्ती मजाक नहीं होता है कुछ ऐसा इंसिडेंट जो साथ में एंजॉय किया हो ड्यूरिंग द शूटिंग, मूड थोड़ा सा चेंज करते हैं? देखिए, मेरे लिए मस्ती मजाक करने का टाइम नहीं था, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में मैं आई और कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम मेरे साथ निकालना था, तो मुझे तो मौका नहीं मिला है। लेकिन बीच बीच में आशुतोष जी आपको हंसाते रहते थे ना?
हाँ, वो तो सबको हंसाते रहते थे, वो ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन जो करते थे उसमें हंसी आती थी, बट इनके पास बहुत स्टोरीज है। नहीं वो मतलब ये मतलब जो आपको अच्छी लगे वो हमारे साथ शेयर करें। नहीं, कुछ कुछ है मज़ेदार, जो जो फिल्में हैं वो बता देनी चाहिए, क्योंकि जो फिल्में नहीं दिखेंगी वो ऑडियंस को बताने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल शुरुआत में हम कुछ कुछ हाँ वही बताने वाला हूँ कि हम ठंड थी, दिसंबर जनवरी का महीना था, फॉग भी बहुत थी उस वक्त। लखनऊ में आप शूटिंग कर रहे हैं तो 11-12 बजे तक वो फॉग छटती ही नहीं थी, तो यूपी शूटिंग में तो सूरज ही नहीं निकलता जी बहुत लंबे जी टाइम जी तक। तो वो शूटिंग ही नहीं हो पा रही थी। उस कड़कती ठंड में हमको टेरेस पर एक रेस्टोरेंट में शूट करना था, जहाँ लड़का लड़की मिलते हैं और शादी के लिए एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, इंटरव्यू है उनकी। और ये जनाब तो वैसे भी, मेरा कैरेक्टर जो है प्रोफेसर विवेक अग्निहोत्री, ये प्रोफेसर हैं और पोएट हैं, तो इनका एक बात करने का तरीका है, सवाल भी वैसे ही पूछते हैं और उसके बाद जवाब देने के बाद बोलते हैं अच्छा 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 ऐसा, अब इसका जवाब पढ़ना लिखना और मुझे बताना। तो वो उनका वैसा लहजा है बात करने का। तो उसमें हम उस कड़कती ठंड में बैठे हुए थे, मैं भी शर्ट पहन के, ठंड लग रही है, वो भी एक नॉर्मल से सूट में, उनको भी ठंड लग रही है। और सीन ऐसा है कि ठंड में मैं उनको आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ, तो सचमुच की ठंड है और सचमुच आइसक्रीम खाने का मन नहीं कर रहा, बट अब सीन ही यही है। तो उसके बीच में जो होटल का स्टाफ था, रेस्टोरेंट का स्टाफ था, वो भी कहीं ठंड के मारे कहीं एक जगह ऐसे एकत्रित खड़े थे। तो शॉर्ट में जब आइसक्रीम मंगानी थी तो मैंने उनको ऐसे इशारा किया, तो वो आगे से बड़े खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे आगे से वैसा इशारा कर दिया। तो मैंने कहा टाटा नहीं कर रहे, बुला रहे हैं आपको। तो वो एक्चुअली सर ने वो मोमेंट रख लिया है, क्योंकि वो कैरेक्टर के साथ भी जाता है, हम उस वक्त थोड़ा कैरेक्टर के जोन में ही थे। तो ऐसी मज़ेदार बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तक टिया जब भी बात करती हैं, हम बोलता अच्छा लगी रही, रिलीज़ हो रही, तो अच्छा टाटा नहीं कर रहे, बुला रहे हैं आप, उनको वो याद है। तो वो ऐसी बहुत सारी बातें। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आपके आने से पहले मैंने भी होमवर्क किया है। गौरव, बहुत सारे टीवी शोज आपके, हम खुद आपको उतरन में देखते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट में देखा आपको, मतलब वैरायटी ऑफ रोल्स मतलब आपने मुझसे दिए जयपुर हैं। में बैठ के सिर्फ मेरे राजपूताना रोल्स की बात करना चाहती हैं तो वो एक अलग लिस्ट है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, नच बलिए में भी लेफ्ट देखा राइट है लेफ्ट हमने में मैं आपको। बाड़मेर का राजकुमार था, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आप जो है फैमिली, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट नहीं है, आप खुद आए, आपने अपनी पहचान बनाई, आप पहले टीवी में थे, देन यू कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। सो थोड़ा सा आपकी जर्नी कितना स्ट्रगल्ड रही, या फिर हाँ बस मैं काम करता गया, रास्ते खुलते गए? काम करता गया, रास्ते खुलते गए तो नहीं पता, काम करता गया, जो मिलता रहा और जो ठीक लगा वो करता रहा। बहुत बार लोगों की बात नहीं सुनी। इतने साल के बाद ज़िंदगी में पहली बार मेरे अब कोई पीआर मैनेजर्स हैं। मैंने कभी किसी को एम्प्लॉय नहीं किया, कोई मैनेजमेंट सर्विस नहीं, कोई पब्लिक रिलेशन सर्विस नहीं। 2006 में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ शूट कर रहा था। उस वक्त वो टाइटैनिक, कैच मी इफ यू कैन और एविएटर के बाद शायद दुनिया के सबसे पॉपुलर बड़े स्टार थे, और इंडिया से कोई नहीं गया था तब तक। इरफान खान साहब नहीं गए थे, प्रियंका चोपड़ा नहीं गई थी। तो ये बहुत ही बड़ी शायद उपलब्धि थी, पर मुझे नहीं ऐसा कुछ फील हो रहा था। मुझे ऑफर हुई, मैंने कर ली, मैं वापस आया, मैंने नच बलिए साइन कर लिया और लोग मुझे कह रहे थे तुम पागल हो। You have also selected as a brand ambassador that time. That time you are shooting with this Blood Diamond. This आपको किसी चीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर लिया गया था शायद, ऐसा सुना है, रूमर। अब जो है वो नहीं, उस वक्त बहुत सारी एंडोर्समेंट्स थी, बट मतलब जो पॉइंट बीइंग दैट उस वक्त जब ऑफर हुई फिल्म, तो इसलिए हुई क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका और यूरोप में एक बहुत बड़ा स्टेज प्रोडक्शन, थिएटर प्रोडक्शन कर रहा था। वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे स्टेज पर देखा और उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर कर दिया। मैंने हाँ कर दी। 17 दिन शूटिंग थी, उसके बाद मैं वापस आया, और वापस आने के बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब मैं शायद हॉलीवुड के लिए कोशिश करने निकलूँगा या उस तरफ जाऊँगा, पर मुझे लगा कि यहाँ पर जो काम मुझे मिल रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा था। विदिता, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पर ही आप काम करते आए, बट एज अ मॉडल आपने अपना करियर की शुरुआत की, फिर उसके बाद में एडवर्टिजमेंट्स, काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, फिर आप वेब सीरीज़ भी जैसे आपने की हैं और आप मूवीज़ में भी हो। आप
आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? आपको कैसे ये मौका मिला, या फिर कैसा आपने मॉडलिंग करते? नॉर्मली जितने भी मॉडल्स होती हैं, और मोस्टली अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में ये होता है, इफ़ वी वांट टू एंटर दिस फील्ड सो वी शुड स्टार्ट विद द मॉडलिंग। तो क्या बिदिता के साथ भी ऐसा ही था? मैंने इतना सोचा नहीं था पहले शुरू करने से। जब मैं शुरू कर रही थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो मेरे घर पे था, घर वालों को समझाने में। मम्मी ने सपोर्ट किया, पापा फुली अगेंस्ट थे। तो किसी भी तरह मम्मी को पटा के 5,000 लेके मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, और 5,000 दिए थे मुझे कपड़े वपड़े खरीदने के लिए। और मॉडलिंग को मैंने एज अ स्टेपिंग स्टोन लिया। उसके बाद मैं थिएटर भी करना चाहती थी। मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने मतलब 11-12 कंप्लीट की, मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं थिएटर भी करना चाहती थी, पर मौका नहीं मिला। थिएटर जब मैं करने गई तब तक मुझे फर्स्ट फिल्म मिल गई थी, ऑफर हो गई। हाँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे एमएटी में, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को हमने मास कॉम सिखाया, और फिर उसके बाद में अचानक से स्ट्राइक किया कि चलो अब मैं भी डायरेक्शन की तरफ चलता हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं ना लगभग फिल्म और मीडिया से तो 20 साल से जुड़े रहे। तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स की फिल्में बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे। मतलब एक साल में 15 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, 20 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इस तरह की बनती थी। बहुत सारे अच्छे रेप्यूटेड चैनल्स के साथ, जैसे BBC है ना, NGC, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, इन लोग के लिए भी काम किया। फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई। वहाँ से फिक्शन में इंटरेस्ट था। दूरदर्शन के बहुत सारे छोटे छोटे किए, कभी 20 एपिसोड, कभी 30 एपिसोड, कभी 40 एपिसोड, ऐसे करते थे। फिर धीरे धीरे, बट वो हमारे करियर का हिस्सा उतना था नहीं। हम, क्योंकि हमारा हार्डकोर काम होता था टीचिंग में। तो पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी लगभग 7 से 8 साल, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के बच्चों को फिल्म, पहला इंडिया में फिल्म का मास्टर्स कोर्स वहाँ पे शुरू किया हमने। वहाँ से फिल्म की पढ़ाई शायद सीखने को भी मिला वहीं से। फिर वापस कुछ फिल्में बनाई, में छोटे छोटे अवार्ड मिले शॉर्ट फिल्म से। फिर ऐसे करते करते कन्वर्ट हो गए उसी बीच में। 13-14 साल बहुत होते हैं सीखने सिखाने के लिए। फिर एमिटी में रहे, एमिटी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रहा। तो वहाँ पर भी फिल्म का मास्टर्स कोर्स शुरू किया। तो ये 2-3 जगहों पे फिल्म में इंटरेस्ट था, इसीलिए क्या करते थे, फिल्म का मास्टर कोर्स शुरू करवा देते थे। तो उससे क्या होता था, उनके साथ काम भी करते थे, सीखते भी थे और सिखाते भी थे। चलिए, वेरी ऑल द बेस्ट। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप आपने भी एंजॉय किया होगा। हमने हर तरह के टॉपिक्स तक जाने की बात की, जहाँ मेरी इच्छा थी कि फिल्म ही नहीं, फिल्म के अलावा हमने हमारी जर्नी कहाँ से शुरू करके हम आज कहाँ हैं, और कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और लोगों का प्यार तो ऑब्वियसली, आप जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं वो मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि हर किसी के दिल को छुएगा। इमोशनल टच इसमें होना चाहिए, और हम लोग हैं ही आपके साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल एंड वेरी ऑल द बेस्ट। तो 3 नवंबर को लकीरें रिलीज़ हो रही है, हम भी देखेंगे और हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स भी देखें। थैंक यू सो मच।